हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 5th सेमेस्टर है उसके सेकेंड यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसका फर्स्ट वाला टॉपिक जो है डिटेल स्टडी ऑफ वेरियस शेड्यूल्स, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सेल ऑफ ड्रग्स वाला टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास होल सेल आता है, रिटेल सेल आता है, देन रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस आते हैं एंड देन आते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो है सेल ऑफ ड्रग्स के अंदर हम लोग आज की वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। एंड इसके नोट्स जो हैं सेकंड यूनिट के वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिल जाएंगे। फर्स्ट यूनिट के नोट्स जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर अपलोडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले सेल का क्या मतलब होता है? तो सेल का सिंपली क्या मतलब होता है? बेचना। तो अब सेल ऑफ ड्रग्स का क्या मतलब होगा? तो ये सिंपली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ड्रग्स जो है वो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर्स के पास जो है वो जाती है। तो सेल ऑफ ड्रग्स, सेल जो है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स टू द कंज्यूमर्स। मतलब जो लोग ड्रग्स को बना रहे हैं उनसे जो लोग उसे यूज़ करेंगे वहाँ तक पहुँचना जो है उस प्रोसेस को हम लोग सेल कहते हैं। ठीक है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो है वो जब से अप्लाई हुआ है तो उसके बाद में क्या हुआ है, ड्रग्स का जो सेल करना है वो एक रेस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस बन गई है। सो सिंपली आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, सेल ऑफ ड्रग्स जो है इट कैन बी डन ओनली बाय द लाइसेंस्ड इंडिविजुअल्स। ठीक है, नाउ सेल जो है ये भी हमारे पास दो तरह की आती है, एक तो आ जाएगी होल सेल एंड एक आ जाएगी रिटेल सेल। तो पहले हम लोग होल सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो होल सेल जैसे हम लोगों को जितना पता है, होल सेल का मतलब ये होता है कि बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर सामान को खरीदना। ठीक है, एंड देन कम क्वांटिटीज़ के अंदर रिटेलर्स को बेचना जो है वो सिंपली होल सेल कहलाता है। तो होल सेल जो है ये इट इज़ सिंपली द बिजनेस ऑफ बाइंग द ड्रग्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स and selling smaller quantities to the retailers who will then sell smaller quantities to their customers. So it is known as wholesale of drugs. तो simply ऐसा बिजनेस जिसके अंदर ड्रग्स को लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर मैन्युफैक्चरर्स या फिर प्रोड्यूसर से ख़रीदा जाता है एंड स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर रिटेलर्स को बेचा जाता है एंड देन रिटेलर्स क्या करते हैं और स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर अपने कस्टमर्स को फाइनली बेचते हैं। अब होलसेल जो है वो दो तरीके से करी जा सकती है, एक तो शॉप से होलसेल करी जा सकती है, दूसरा मोटर व्हीकल्स के थ्रू जो है होलसेल करी जा सकती है। तो अब यहाँ पर हमें किस किस तरह के लाइसेंस चाहिए होते हैं? जैसे अगर शॉप से होलसेल करी जा रही है तो उसके अंदर अगर हमें सेल करनी है शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स की तो उसके लिए एक अलग लाइसेंस चाहिए होता है। अदर देन शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स के लिए अलग लाइसेंस चाहिए होता है। सेम जैसे हमें मोटर व्हीकल से होलसेल करनी है तो उसके अंदर भी शेड्यूल सी एंड C1 के लिए अलग लाइसेंस चाहिए होता है एंड ऐसी ड्रग्स जो कि शेड्यूल सी एंड C1 के अंदर नहीं आती उनके लिए अलग लाइसेंस चाहिए होता है। ठीक है, अब जो होलसेलर्स होते हैं उन्हें ड्रग्स का होलसेल करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, एंड दो तरह से होलसेल हो सकता है एंड लाइसेंस भी हमारे पास अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अब लाइसेंस जो है वो मिलेगा किसी भी होलसेलर को तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। पहला तो उनके पास में एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो ड्रग्स को वहाँ पर अच्छे से रख सके, क्योंकि होलसेल में वो ज़्यादा क्वान्टिटी के अंदर ड्रग्स को ले रहे हैं तो उसे प्रॉपर उसे रखने की जगह भी होनी चाहिए। दूसरा है कि रिकॉर्ड्स जो है वो प्रॉपर मेंटेन करने ज़रूरी है कि कितनी क्वांटिटी के अंदर हमने ड्रग ली, किससे हमने ड्रग ली, मैन्युफैक्चरर्स कौन से, एंड देन हमने किसको सेल करी, ऐसे प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। देन सेल जो है हम ड्रग्स को सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस्ड रिटेलर्स को ही बेच सकते हैं। ठीक है, देन इंस्पेक्शन जो है हमें टाइम टू टाइम, जैसे कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर कोई भी इंस्पेक्टर आते हैं वो प्रेमाइसिस को चेक करना चाहते हैं तो हमें अलाउ करना होगा कि वो हमारी प्रेमाइसिस को चेक कर सकें। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने देखा कि होलसेल जो है वो दो तरीके से हो सकती है। तो पहला तरीका था हमारे पास शॉप्स के थ्रू। तो शॉप्स के थ्रू जब होलसेल होती है तो जब हम होलसेल करते हैं शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स का तो वहाँ पर हमें लाइसेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस को फॉलो करना होता है। तो पहली कंडीशन ये आती है कि जिसे लाइसेंस चाहिए, ठीक है, लाइसेंसी जो है उनके पास में एडिक्वेट प्रेमाइसेस होने चाहिए एंड स्टोरेज के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि ड्रग की पोटेंसी जो है वो इफेक्ट ना हो, प्रॉपर पोटेंसी रहे, ऐसी स्टोरेज कंडीशंस होनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट ये आता है जैसे जिसके पास लाइसेंस है, ठीक है, उन्हें किसी दूसरी कैटेगरी की ड्रग को बेचना, मतलब हमारे पास लाइसेंस जो है कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स के लिए होता है लेकिन हमें दूसरी कैटेगरी की ड्रग बेचनी है तो उसके लिए हमें परमिशन लेनी होती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी से। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन ये आती है कि हम जो हैं जिसके पास लाइसेंस है वो ड्रग्स को सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस रिटेलर्स को ही बेच सकते हैं। ठीक है, बाकी हॉस्पिटल हो गए, एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो गए, वहाँ पर हमें लाइसेंस रिटेलर्स की ज़रूरत नहीं होती, उनके पास तो ऑलरेडी परमिशन रहती है। ठीक है, देन प्रॉपर रिकॉर्ड्स जो है वो हम लोग को मेंटेन करने होंगे, जैसे कि डेट क्या है परचेज़ की एंड सेल की, देन
मैन्युफैक्चरर जो हैं जिनसे हमने परचेज़ करा है उनका नेम क्या है, उनके एड्रेस क्या है फर्म का, एंड सारी की सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर प्रॉपर होनी चाहिए। देन नाम होना चाहिए ड्रग का, क्वांटिटी होनी चाहिए ड्रग की, एंड उनका बैच नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नाम मैन्युफैक्चरर का, ये सारी की सारी चीज़ें जो है प्रॉपर हर चीज़ का रिकॉर्ड जो है वो हमें मेंटेन करना होगा। देन रिकॉर्ड जो है उसे हमें 3 साल के लिए प्रिजर्व करके रखना होगा, मतलब उसके अंदर लास्ट एंट्री जो है वो जिस भी डेट की है उससे 3 साल तक जो है हम लोग को उस रिकॉर्ड को प्रिजर्व अच्छे से करके रखना होगा, ठीक है। देन लाइसेंसी जो है वो लाइसेंस को इस तरीके से सामने सामने अपने प्रेमाइसेस के अंदर डिस्प्ले करे, जिससे कोई भी अगर वहाँ पर आता है तो उसे साफ साफ दिखना चाहिए कि हाँ ये हमारा लाइसेंस है, ठीक है। तो ये कंडीशंस थी शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स के लाइसेंस के लिए। देन ऐसी ड्रग्स जो कि शेड्यूल C एंड C1 के अंदर नहीं आती उनके लिए भी कंडीशंस बहुत हद तक यही सेम रहती है कि जैसे कि ड्रग जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को बेचनी है जिनके पास में लाइसेंस है, ठीक है। तो लाइसेंस रिटेलर्स को ही हम ड्रग्स को बेचेंगे, ठीक है। दूसरा ये आता है कि लाइसेंसी जो है उन्हें अपना जो लाइसेंस है वो इस तरह से एक ऐसी जगह पे प्रेमाइस के अंदर रखना है जहाँ पर वो पब्लिक को साफ साफ दिखे, ठीक है। बाकी सारे यही पॉइंट्स जो हैं वहाँ पर रहने वाले हैं। अब दूसरा तरीका जो हमारे पास आता है जिसके थ्रू हम लोग होलसेल कर सकते हैं ड्रग्स का, वो आता है मोटर व्हीकल्स के थ्रू, ठीक है। अभी आज के डेट में मोटर व्हीकल्स के थ्रू होलसेल या फिर सेल करने के लिए भी हमें क्या प्रॉपर लाइसेंस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमें लाइसेंस चाहिए होता है शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स के लिए, एंड दूसरा शेड्यूल C एंड C1 से अदर जो होती हैं ड्रग्स, ठीक है। तो दोनों के लिए सेपरेट लाइसेंसेज हमारे पास में होने चाहिए, ठीक है। देन लाइसेंस जो है वो व्हीकल पे डिस्प्ले होना चाहिए या फिर मतलब उनके पास रखा होना चाहिए कि अगर कोई भी इंस्पेक्शन के लिए आए रास्ते में कहीं भी मिल जाए तो वो साफ साफ उस लाइसेंस को दिखा सके कि हमारे पास में लाइसेंस है, ठीक है। बाकी सारी कंडीशंस यहीं की होती हैं। जैसे स्टोरेज का काम इसके अंदर नहीं होता है मोटर व्हीकल्स के अंदर, क्योंकि वो स्टोर मोटर व्हीकल के थ्रू करे तो स्टोरेज का काम उनका नहीं है, तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स नहीं आते। बाकी जितने पॉइंट्स मोटर व्हीकल्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं वो यहाँ पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली था हमारा होल सेल ऑफ ड्रग। होलसेल ऑफ ड्रग मतलब ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ड्रग को परचेज करके कम क्वांटिटीज़ के अंदर बेचना। अभी 2 तरीके से हो सकता है, शॉप के थ्रू एंड मोटर व्हीकल्स के थ्रू। अब इसके अंदर अलग अलग तरह के लाइसेंस एंड लाइसेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके पास सीधे सीधे आएगा कि होलसेल ऑफ ड्रग या फिर राइट अ नोट ऑन होलसेल ऑफ ड्रग, तो उसके अंदर आप ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो लिख सकते हैं। अब सेकेंड टाइप की जो सेल हमारे पास आएगी वो आएगी रिटेल सेल। तो रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स। अब रिटेल सेल का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि होल सेलर्स जो हैं वो ड्रग्स को लार्ज क्वांटिटी के अंदर परचेज करके स्मॉल क्वांटिटी के अंदर रिटेलर्स को बेचते हैं, ठीक है। तो होल सेलर से रिटेल सेल वाले जो होते हैं वो ड्रग्स को लेते हैं एंड उसके बाद में वो क्या करते हैं, ड्रग्स को एंड कंज्यूमर्स तक बेचते हैं। तो सिंपली रिटेल सेल रेफर्स टू सेल ऑफ ड्रग्स टू एंड कंज्यूमर्स, मतलब एंड कंज्यूमर्स को ड्रग्स बेचना जो है वही रिटेल सेल कहलाता है। अब रिटेल सेल जो है 2 तरह का हो सकता है, एक तो शॉप के थ्रू हो सकता है, एक वेंडर्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है। अब जो शॉप के थ्रू होता है रिटेल सेल, वो 3 तरह की शॉप्स जो है वो हमारे पास हो सकती है। एक तो आते हैं केमिस्ट और ड्रगिस्ट, दूसरे आते हैं फार्मेसीज एंड तीसरे आते हैं ड्रग स्टोर्स, ठीक है। अब जो केमिस्ट या ड्रगिस्ट होते हैं इसके अंदर जो इसकी पूरी फंक्शनिंग होती है वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अंडर होती है, एंड इसके अंदर क्या करते हैं, कंपाउंड नहीं कर सकते ड्रग्स को, सिर्फ और सिर्फ सेल ही कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास आती है फार्मेसी। फार्मेसी जो है ये भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के सुपरविजन के अंदर यहाँ पर सारा काम होता है, एंड ये जो है कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। तीसरा आता है ड्रग स्टोर्स। ड्रग स्टोर्स जो है इसमें कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं होता है, इन्हें ड्रग्स को हाउस होल्ड रेमेडीज़ जो हैं, ऐसी ड्रग्स जिन्हें हाउस होल्ड रेमेडीज़ बताया गया है उन्हें ही ये लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 तरह की शॉप्स हमारे पास हो गई। अब जैसे हम शॉप से ड्रग को बेच रहे हैं तो उसके अंदर भी हमें लाइसेंस तो चाहिए होता है। उस लाइसेंस के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है वो हम लोग को यहाँ पर देखनी है। अब सेपरेट लाइसेंस हम लोग को चाहिए होता है, जैसे शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स का हम लोग को सेल करना है तो उसके लिए अलग लाइसेंस होता है, शेड्यूल X ड्रग्स के लिए अलग लाइसेंस होता है। देन ऐसी ड्रग्स जो कि शेड्यूल C, C1 एंड X के अंदर मेंशन नहीं है उनके लिए अलग लाइसेंस होता है, ठीक है। अब कंडीशंस क्या है लाइसेंस के लिए? पहली कंडीशन हमारे पास में ये आती है कि लाइसेंसी जो है उनके पास प्रॉपर प्रेमाइसेस होने चाहिए, ठीक है। एंड प्रेमाइसेस जो है वहाँ पर प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, एंड स्टोरेज के लिए पर्टिकुलर एंड प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एंड एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है उसके अंडर जो है उसका सुपरविजन होना चाहिए, ठीक है, जो कि सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ड्रग्स के उसे गवर्न करेंगे। तो क्या हो गया कि शॉप वाले के अंदर क्या हम लोगों ने देखा ही था, केमिस्ट और ड्रगिस्ट हो गए एंड फार्मेसीज हो गए, ये दोनों क्या करते हैं कि
रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अंडर में ही काम करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आएगा कि शेड्यूल एन जो है उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स दी गई है वो यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, देन जिस कैटेगरी की ड्रग्स का हमारे पास लाइसेंस है उसके अलावा अगर हम दूसरी कैटेगरी की ड्रग को बेचना चाहेंगे तो उसके लिए हमें परमिशन लेनी होगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी से। ठीक है, देन सारे के सारे रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स जो हैं वो प्रॉपरली हमें मेंटेन करने हैं, साथ ही साथ उन्हें कम से कम 2 साल तक जो है उसे रखना है। लास्ट डेट जो उसके अंदर एंट्री की है वहाँ से 2 साल तक जो है रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स को हमारे पास संभाल के रखना है। देन कभी भी अगर इंस्पेक्शन के लिए कोई भी इंस्पेक्टर वगैरह आते हैं तो उन्हें उसी टाइम हमें अलाउ करना होगा। देन लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है उसके अंदर जो हमारे पास में क्वालिफाइड स्टाफ होते हैं ना, उनके अंदर कभी भी चेंज होगा तो हमें एकदम टाइम से जो है वहाँ पर इन्फॉर्म करना होता है। 1 महीने के अंदर अंदर हमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है, ना ये वाली जो थी ये कंडीशंस हमें लाइसेंस फॉर शॉप के लिए चाहिए। देन रिटेल सेल जो है वो वेंडर्स के द्वारा भी हो सकती है, मतलब जो जगह जगह घूम करके ड्रग्स को सेल करते हैं। तो वेंडर्स जो हैं इन्हें ड्रग्स को सेल करने का जो लाइसेंस मिलता है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही सेल करने का मिलता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों के पास एक फिक्स्ड प्लेस नहीं होती काम करने के लिए, तो फिर उन्हें लाइसेंस मिल जाता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा वेंडर्स के रूप में काम करने के लिए कि वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है ड्रग्स को बेच सकते हैं। ठीक है, देन कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पर कोई दूसरी एजेंसी जो है वो ड्रग्स को सेल नहीं कर रही है, ठीक है, या फिर कोई ट्रैवलिंग एजेंट है किसी फर्म का जो ड्रग्स से डील कर रहे हैं, तो उन तरह के लोगों के लिए जो है ये वाला जो लाइसेंस है वो रहता है। देन इसके बाद में लाइसेंस जो है वो सिर्फ उन्हीं ड्रग्स के लिए मिलेगा जो कि शेड्यूल सी एंड C1 के अंदर स्पेसिफाई नहीं है, उन्हीं के लिए जो है ये रिटेल सेल वाला लाइसेंस, वेंडर्स वाला लाइसेंस जो है वो मिलता है। ठीक है, तो ये जो था ये कंप्लीट रिटेल सेल था। रिटेल सेल क्या है, 2 तरीक़ों से हो सकता है, शॉप के द्वारा एंड वेंडर्स के द्वारा। ठीक है, देन शॉप 3 तरह की हो सकती है, उसके लिए क्या कंडीशंस चाहिए होती है। देन उसके बाद में रिटेल सेल फ्रॉम वेंडर्स, उसके लिए लाइसेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं, क्या सिचुएशंस रहती है, वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस जो है कि ऐसा टाइप का लाइसेंस होता है जो कि ऐसे लोगों को दिया जाता है, ऐसे डीलर्स या ऐसे पर्सन्स को दिया जाता है जो ऐसी ड्रग्स को सेल कर रहे हैं जिसकी सेल जो है वो क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा सुपरवाइज होनी ज़रूरी नहीं होती है। ठीक है, दूसरा रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस जो है एक ऐसा लाइसेंस होता है जो कि वेंडर्स को दिया जाता है जो कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर ड्रग्स को सेल करते हैं जहाँ पर कोई दूसरी एजेंसी जो है वहाँ पर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है। तीसरा रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस जो है वो एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे ट्रैवलिंग एजेंट ऑफ फर्म को दिया जाता है जो क्या करते हैं, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को एंड डीलर्स को, जिससे कि बायोलॉजिकल एंड दूसरे स्पेशल प्रोडक्ट्स जो हैं जो शेड्यूल C के अंदर स्पेसिफाई करे गए उन्हें सप्लाई करा जा सके। ठीक है, तो सिंपली रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस जो है वो 3 तरह के लोगों को जो है सिंपली दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे किसी भी ड्रग की जो रेस्ट्रिक्टेड सेल होती है तो वो किन की हो सकती है, उन ड्रग्स की हो सकती है जो कि शेड्यूल C, C1 एंड X के अंदर स्पेसिफाई नहीं है। ठीक है, उन्हीं ड्रग्स के लिए हो सकती है। दूसरा, ऐसी ड्रग्स जो कि शेड्यूल C एंड C1 के अंदर स्पेसिफाई है बट शेड्यूल X के अंदर नहीं है। ठीक है, एंड इनके लिए लाइसेंस जो होता है वो फॉर्म 20A एंड 21A के अंदर जो है वो इशू करा जाता है। ठीक है, देन लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो जब रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस देती हैं तो उन्हें पहले से ध्यान रखना होगा कि उसकी ऑक्यूपेशन क्या है एप्लीकेंट की, देन उनका ट्रेड या बिजनेस क्या है। ठीक है, देन जिस भी एरिया के लिए वो लाइसेंस दे रहे हैं, जैसे किसी वेंडर को या फिर ट्रैवलिंग एजेंट ऑफ फर्म को वो लाइसेंस दे रहे हैं, तो उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि उस एरिया के अंदर लास्ट 3 ईयर्स के अंदर कितने लाइसेंस जो है वो रजिस्टर हुए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस जो है ये मिले उसके लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो पहली कंडीशन ये आती है कि लाइसेंसी जो है उनके पास में प्रॉपर प्रेमाइसेस होने चाहिए जहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने सही तरह की ड्रग ले भी ली बट उन्हें प्रॉपर कंडीशंस के अंदर स्टोर नहीं करा तो वैसे ही उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ख़राब हो जाती हैं, वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, बट ये स्टोरेज वाली जो कंडीशन एंड प्रेमाइसेस वाली कंडीशन है वो वेंडर्स के लिए नहीं होती। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये आता है कि लाइसेंस जो है वो प्रॉपरली सामने सामने डिस्प्ले होना चाहिए प्रेमाइसेस के अंदर, जिससे कि वो कोई भी आए तो उसे साफ साफ पता चले कि इनके पास लाइसेंस है। एंड वेंडर्स जो है उन्हें अपना लाइसेंस जो है अपने पास हमेशा रखना होगा, जिससे अगर कभी भी कोई भी पूछे तो वो बता सके कि हमारे पास लाइसेंस है और ये हमारा लाइसेंस है। ठीक है, देन ड्रग्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस डीलर से ही खरीदी जानी चाहिए या फिर लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर से ही खरीदी जानी चाहिए।
देन ड्रग्स जो है उन्हें उनके ओरिजिनल कंटेनर के अंदर ही सेल करना होगा। एंड लाइसेंसी जो है उसे सारे के सारे प्रोविजंस जो भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड रूल्स के अंदर आते हैं वो भी सभी फॉलो करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि क्लासेस ऑफ ड्रग्स हुज सेल इज़ प्रोहिबिटेड, मतलब ऐसी क्लासेस ऑफ ड्रग्स जिनकी सेल जो है वो बैन है, मतलब जिनकी सेल जो है वो अलाउड नहीं है। तो कोई भी मिस ब्रांडेड ड्रग हो गई, स्प्यूरियस ड्रग हो गई, एडल्ट्रेटेड ड्रग हो गई या फिर नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग हो गई, इन सब की सेल जो है वो अलाउड नहीं होती, इनकी सेल जो है वो प्रोहिबिटेड रहती है। ठीक है, दूसरा पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी ड्रग्स जिसका फॉर्मूला जो है वो डिस्क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी ड्रग्स जो है उसका प्रॉपर फॉर्मूला जो है उसके लेबल के ऊपर साफ साफ लिखा होना चाहिए। तो अगर उसका फॉर्मूला डिस्क्लोज नहीं है, अनडिस्क्लोज फॉर्मूला है, तो उसका सेल जो है वो भी अलाउड नहीं होता। देन ऐसी ड्रग्स जो कि क्लेम करती हैं कि वो शेड्यूल जे के अंदर जो भी बीमारियां दी गई है उन्हें ठीक कर सकती हैं, तो उन ड्रग्स की सेल जो है वो भी अलाउड नहीं है। देन एक्सपायर्ड ड्रग्स जो है उनकी सेल भी अलाउड नहीं है। तो ये सारी ऐसी क्लासेस है ड्रग्स की जिनकी सेल जो है वो प्रोहिबिटेड है। ठीक है ना, लास्ट टॉपिक हमारे पास आएगा ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़। तो सेल ऑफ ड्रग्स से रिलेटेड क्या क्या ऑफेंस होते हैं, क्या क्या पेनल्टीज़ होती है, वो हम लोग को यहाँ पर देखनी। ऑफेंस मतलब कुछ भी गलती क्या हो गई एंड क्या चीज़ अलाउड नहीं है, देन उस ऑफेंस के ऊपर पेनल्टी क्या लगती है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि सेल, स्टॉकिंग या फिर एग्जीबिशन या ऑफर फॉर सेल ऐसा किसी भी ड्रग का जो क्या कर सकती है, सीरियस हर्ट कॉज कर सकती है या फिर डेथ कॉज कर सकती है एज़ पर सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी। तो अगर हम उनका सेल करें, उनकी स्टॉकिंग या एग्जीबिशन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे पेनल्टी लगती है 5 साल से लेकर के ज़िंदगी भर की जेल हो सकती है या फिर 10,000 तक का जुर्माना, 10,000 तक का फाइन जो है वो लग सकता है। ठीक है, दूसरा आता है स्प्यूरियस ड्रग जो है इनकी सेल कर दी या स्टॉकिंग या एग्जीबिशन या फिर इन्हें ऑफर, मतलब इनकी सेल के ऊपर ऑफर रख दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, फर्स्ट कन्विक्शन अगर पहली बार हमें पकड़ा जाता है ऐसा कुछ करते हुए, तो उससे 1 से 3 साल की जेल होती है एंड 5,000 रुपये का फाइन होता है। अगर दूसरी तीसरी बार आपको यही काम करते पकड़ा जाता है तो क्या होता है कि 2 से 6 साल की जेल होती है एंड फाइन होता है 10,000 रुपये तक का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेल कर रहे हैं या फिर स्टॉक कर रहे हैं या फिर एग्जीबिशन या फिर ऑफर फॉर सेल, जो प्रोविजंस हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के, उसके कॉन्ट्रावेंशन में, उसके अगेंस्ट में जाकर के हम लोग सेल करें तो उससे भी जेल हो सकती है 1 से 2 साल की या फिर फाइन हो सकता है 5,000 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि हम ना रिकॉर्ड्स को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाए या फिर जैसे हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई वो हम इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर पाए, तो उसके लिए पेनल्टी क्या होती है कि 1 साल का जेल होता है या फिर 1 साल का 1,000 रुपये का फ़ाइन होता है या फिर ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, देन इसके बाद में किसी भी ड्रग के लिए फॉल्स वारंटी दे दी, ठीक है, परचेज़र को, तो उसकी वजह से भी क्या, ये भी एक ऑफेंस माना जाता है। इसमें फर्स्ट कन्विक्शन पहली बार अगर पकड़ा जाता है तो जेल होती है 1 साल की एंड फाइन, या फिर फाइन होता है 5,000 रुपये का या फिर जेल और फाइन दोनों होता है। ठीक है, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन मतलब दोबारा कभी पकड़ा जाता है 2 साल की जेल होती है या फिर फाइन लगता है या फिर दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट आता है जैसे गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट या फिर सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी की रिपोर्ट जो है उसे एडवर्टाइजिंग के लिए हम लोगों ने यूज़ कर लिया, तो पहली बार अगर ऐसा कुछ करते हुए पकड़ा जाता है तो 500 रुपये का फाइन लगता है। ठीक है, एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन मतलब दूसरी तीसरी चौथी बार अगर ऐसा कुछ करते हुए पकड़ा जाता है तो क्या होता है कि जेल होती है 10 साल की या फिर फाइन लगता है या फिर दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये जो थी कंप्लीट ऑफेंस एंड पेनल्टीज थी सेल ऑफ ड्रग्स से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकेंड यूनिट का जो सेकेंड वाला टॉपिक है सेल ऑफ ड्रग्स वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।